हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम रेट लिमिटिंग के बारे में बात करेंगे। रेट लिमिटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको एलएलडी, एचएलडी, डीएसए तीनों में पूछा जाता है। बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एलएलडी पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम एक मॉड्यूलर डिज़ाइन बना सकते हैं इस रेट लिमिटर का। बट उसको बनाने से पहले ये समझते हैं कि रेट लिमिटर होता क्या है। तो लेट्स से आपके पास एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आपके पास एक क्लाइंट है एंड आपके पास एक सर्वर है। आपका क्लाइंट जो है सर्वर को हिट कर रहा है। अब आपको ये तो पता ही है कि सर्वर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड वो चाहता है कि जो उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है वो इक्वली यूटिलाइज्ड हो बाय ऑल ऑफ द क्लाइंट्स, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लाइंट्स को कैटर कर सके। बट लेट से एक मेलिशियस क्लाइंट है जो आपके सर्वर को बार बार हिट करे जा रहा है, जिसकी वजह से सर्वर के सारे रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में ही लग गए हैं, जिसके कारण आप बाकी के क्लाइंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से बाकी के क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा एंड एज अ बिजनेस ये आप नहीं चाहते हो। तो हम इसको जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है रेट लिमिटिंग से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि क्लाइंट से सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो बीच में एक एपीआई गेटवे बैठा होता है जो सारी की सारी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है। इस एपीआई गेटवे के अंदर एक रेट लिमिटिंग का लॉजिक लिखा होता है। वो क्या करता है कि एक गिवन विंडो के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ही अलाउ करता है। लेट से यूजर ए के कोरेस्पॉन्डिंग हमको 1 मिलियन रिक्वेस्ट हिट हुई एपीआई गेटवे के ऊपर, बट हमने जो है रेट लिमिटिंग का लॉजिक लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन यूजर 5 मिनट के अंदर हमको सिर्फ 500 रिक्वेस्ट ही अलाउ करनी है, जिसकी वजह से बाकी की सारी रिक्वेस्ट को हम टू मेनी रिक्वेस्ट 429 स्टेटस कोड के साथ रिटर्न कर देंगे एपीआई गेटवे से ही। सर्वर पे उन सारी रिक्वेस्ट को जाने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से रेट लिमिटिंग काम करता है। अब इसका वन ऑफ द मोर यूज केस ये है कि लेट से आपका एक बिजनेस है जो नया नया बिजनेस है। अब स्टार्टिंग में तो आपके पास बहुत ही ज्यादा कम क्लाइंट्स है, तो जिसकी वजह से काफी सारी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आ नहीं रही है। अब लेट से आपने जो आपके सर्वर को AWS पे डिप्लॉय किया हुआ है एंड जो आपने कॉस्टिंग है वो डायनामिक कॉस्टिंग कर रखी है कि पे एज पर यूज। तो जिस वजह से लेट से एक रात को क्या हुआ कि आपकी सर्विस, आपका जो बिजनेस है वो बूम हो गया एंड आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए। अब एकदम से बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे तो आपके सर्वर की कॉस्ट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आप नहीं चाहते हो। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को एक रेट लिमिटिंग लगानी पड़ेगी ताकि एक गिवन टाइम के ऊपर इतने ही रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे हिट हुए इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूजर। तो आपको जो है रेट लिमिटिंग डिफरेंट लेवल पे लगानी होती है कि आप कुछ रेट लिमिटिंग यूजर लेवल पे लगाते हो, एक रेट लिमिटिंग ग्लोबल लेवल पे भी लगा देते हो, एक रेट लिमिटिंग एपीआई लेवल पे भी लगा देते हो कि सर्वर के ऊपर लेट से 5 एपीआई है, जो वन ऑफ द एपीआई है वो काफी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, जिसकी वजह से आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट उस पर ना जाए। वो जो पर्टिकुलर एपीआई है वो अननेसेसरी यूज नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप उस एपीआई लेवल पे एक और रेट लिमिटर लगाओगे, उस एपीआई लेवल पे एक और रेट लिमिटर लगाओगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लेवल ऑफ रेट लिमिटिंग लगाते हो, बट वो सारे के सारे लॉजिक एपीआई गेटवे में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि एपीआई गेटवे ही जो है वो सारी की सारी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है। तो ये मल्टीपल यूज केसेस है रेट लिमिटर के। आई होप कि आपको थोड़ा रेट लिमिटर के बारे में समझ में आया होगा। नाउ लेट्स जंप टू द एलएलडी पार्ट कि हम इसके कोड को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या फीचर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये हमारा जो रेट लिमिटर है वो मल्टीपल एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करना चाहिए, कि वो जो एल्गोरिथम जो हम लेट से फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि 5 मिनट के अंदर 500 रिक्वेस्ट आनी चाहिए, वो पर्टिकुलर जो है वो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हम यूज करते हैं। तो हमको जो है मल्टीपल एल्गोरिथम्स को सपोर्ट देना है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। इसके साथ ही साथ हमको जो है डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट स्कोप के ऊपर लिमिट्स लगानी है कि पर यूजर हो गया, पर आईपी हो गया, पर एपीआई हो गया, पर ग्लोबल हो गया। एंड इसके साथ ही साथ अगर रेट लिमिटिंग हिट हो जाती है तो हमको जो है सारी की सारी रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स में 429 स्टेटस कोड देना है। तो ये जो है हमारे फीचर्स है जो हमको अब जाके इंप्लीमेंट करने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है एंटिटीज एंड क्लासेस बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हम एंटिटीज पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहली जो एंटिटी जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं।
वो है स्कोप के लिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्कोप है और ये एक इनम की तरह ही रहेगा। तो पहला तो हो जाएगा यूजर, फिर हो जाएगा आईपी, एक हो जाएगा हमारा एपीआई, एक हो जाएगा ग्लोबल, राइट। एक जो इनम मेरे को लग रहा है वो होगा एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि हम मल्टीपल एल्गोरिथम सपोर्ट कर रहे हैं इधर। तो एक हो जाएगा टोकन बकेट, एक हो जाएगा स्लाइडिंग विंडो, और ऐसे और भी एल्गोरिथम हो सकते हैं। एक ये इनम चाहिए हमको। एक हमको चाहिए रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है। अब इस रिक्वेस्ट बॉडी में क्या क्या होएगा, एक तो हो जाएगी रिक्वेस्ट आईडी, एक हो जाएगी यूजर आईडी, एक हो जाएगी आईपी, एक हो जाएगी एपीआई, कौन सी आप एपीआई हिट कर रहे हो, एक हो जाएगा लेट्स से टाइम स्टैम्प। अब ये सिर्फ मैंने थोड़ी रिक्वायर्ड फील्ड्स ही डाली है इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, बट हम एडिशनल फील्ड्स भी डाल देंगे जब हम क्लासेस बना रहे होंगे, क्योंकि जब क्लासेस बनाएंगे तो हमको एग्जैक्ट पता होगा कि हाँ भाई हमने ये फील्ड्स मिस कर दी थी, तो हम बाद में जाके इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी ही एंटिटीज बना रहा हूँ जो मेरे को दिमाग में है। तो अब चलो फिर क्लासेस पे चलते हैं। बट उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक तो ये बात कि जितनी भी एल्गोरिथम्स है उनके अपने अपने पैरामीटर्स है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप टोकन बकेट बना रहे होते हो तो आपको एक मैक्सिमम बकेट साइज चाहिए, आपको जो है रिफिल रेट चाहिए कि किस रेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर टोकन आएंगे। इट जस्ट सेम एज कि एक बाल्टी के अंदर पानी आ रहा है, आप नीचे से पानी निकाल रहे हो और ऊपर से पानी डाल रहे हो, तो रिफिल रेट जो है ऊपर से पानी डालने वाली बात हो जाती है। अब स्लाइडिंग विंडो के अंदर आपको विंडो साइज चाहिए। तो हर एक एल्गोरिथम के अपने अपने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो हमारे पास स्कोप है वो हर एक स्कोप जो है डिफरेंट एल्गोरिथम यूज कर सकता है, एंड डिफरेंट स्कोप जो है सेम एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं बट विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको ये दोनों बातों का ध्यान रखना है, दोनों तीनों बातों का हमको ध्यान रखना है। तो चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस बनानी। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं इसको। अब चलते हैं क्लासेस पे। तो क्लासेस के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो मैं इधर बनाता हूँ इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको कौन सी सबसे पहली क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक एल्गो कॉन्फ़िग क्लास बनाते हैं। हम इस पर्टिकुलर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्यों। अभी देखते जाओ, इसका एक तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास का क्या काम होगा, सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर abstract class will contain the algo configurations. अब हम लेट से हमने बनाया यहाँ पे टोकन बकेट एल्गो कॉन्फ़िग। ठीक है, अब ये जो है पर्टिकुलर जो टोकन बकेट एल्गो कॉन्फ़िग है वो इस वाली क्लास को एक्सटेंड करेगी। नाउ इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमको एक चाहिए प्राइवेट फाइनल इंट मैक्स बकेट साइज। तो मैं एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। मैक्स बकेट साइज, एक तो हमको ये चाहिए, इसको कैपेसिटी लिखते हैं। दूसरी फील्ड हमको चाहिए
refill rate. So for this particular algorithm, we basically need these two configuration. So now let's create one more config class that will be sliding window config. So this particular class will basically contain a config related to sliding window. So I'm not going into the detail part, because as you proceed with the code, then at that point of time we will write the actual configuration. But अभी हम पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से हमको क्लासेस बनानी है और सारी की सारी क्लासेस किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, एंड उसके हिसाब से फिर हम सोच पाएंगे कि हमको कौन सा डिजाइन पैटर्न लगाना है. तो हम सिर्फ अभी उस पर ही फोकस करेंगे. तो आप देख सकते हो दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को परसिस्ट करती है. बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो दैट्स व्हाई आई बेसिकली क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास so that you can basically extend the abstract class. One second. So now this basically two classes will extend this particular abstract class. So this is the information about the algo config. Now let's see how we want our flow. Now the flow should be in a way like when a request come to our API gateway, first it will check the limits at the user level, then it will check at the IP level, then it will check at the API level, then it will check at the global level. When all the four checks will be passed, then only and only it will be allowed to proceed to the server. अगर एक भी चेक फेल हो जाता है तो हमको जो है वो रिक्वेस्ट को वहीं से रिटर्न कर देना विद 429 रिस्पॉन्स. तो आई होप इतना तो आपको पता ही है. अब इसको करने का क्या तरीका होगा, हमको इस तरह से एल्गोरिथम हमारी डिजाइन करनी होगी जिसमें हम कम से कम कोड लिखे, हम जो है रिपीटेड पार्ट को इस तरह से लिखे कि उसको हमको एक बार ही लिखना पड़े और हम ये पर्टिकुलर प्रोसेस को अचीव भी कर ले. तो सबसे पहले उसको करने के लिए मैं एक इंटरफेस क्लास बनाता हूं, दैट विल बी स्कोप. सो इट विल बी अ इंटरफेस. नाउ इस इंटरफेस क्लास में क्या क्या होगा, एक होगा कि इसके बाद का स्कोप कौन सा है, कि यूजर के लिए उसके बाद का स्कोप कौन सा है, आईपी. आईपी के बाद का कौन सा स्कोप है, एपीआई. एपीआई के बाद का कौन सा स्कोप है, ग्लोबल. तो एक तो हमको ये फंक्शन चाहिए कि नेक्स्ट स्कोप क्या है उस पर्टिकुलर स्कोप का. दूसरी चीज हमको चाहिए कि चेक द लिमिट बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट. So basically if you see this particular request, one second. So basically if you see the request body, so this particular request will be passed to this check limit. So basically these two functions should be there in every scope. तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लेट से यूजर वाले स्कोप पे आई, तो यूजर सबसे पहले चेक लिमिट करेगा. अगर चेक लिमिट पास हो जाती है तो वो सेम चीज अपने नेक्स्ट स्कोप को करने को बोलेगा. तो लेट से यूजर आया, उसने चेक लिमिट किया, मान लो पास हो गया, उसने अब चेक किया कि नेक्स्ट स्कोप में कौन सा स्कोप है, उसको पता लगा आईपी है, उसने आईपी वाले चेक लिमिट को कॉल कर दिया. अब चेक लिमिट, जब आईपी वाला चेक लिमिट चल रहा होगा और मान लो उसने भी पास कर दिया, तो उस टाइम के ऊपर वो अपने नेक्स्ट स्कोप को बोलेगा. अब आईपी के लिए नेक्स्ट स्कोप कौन सा है,
वो है हमारा एपीआई। तो अब एपीआई स्कोप के चेक लिमिट फंक्शन को हम कॉल कर देंगे फ्रॉम द आईपी स्कोप। तो इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। वी हैव जस्ट इंक्लूडेड दिस टू फंक्शंस एज ऑफ नाउ। अगर कुछ बाद में एक्सटेंड करना होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कोप का ना एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे कोड उसका लिखा जाएगा। तो मान लो हमको जो है यूजर स्कोप का कोड लिखना है। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो स्कोप है वो कोई भी एल्गोरिथम चूज कर सकता है एंड उस एल्गोरिथम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वो चूज कर सकता है। राइट, तो अब ये जो एल्गो कॉन्फ़िग मैंने बनाई है, तो मैंने यहां पे टोकन बकेट एल्गो कॉन्फ़िग बना दी। जैसे जैसे लेट से अब यहां पे मैंने जो ये एल्गो कॉन्फ़िग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है उसको एक्सटेंड करते हुए मैंने यहां पे टोकन बकेट एल्गो कॉन्फ़िग बना रखी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो टाइप की टोकन बकेट एल्गोरिथम हो जो अलग अलग अपने कॉन्फ़िगरेशंस पे चलती हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है हम यहां पे एक और क्लास बना सकते हैं जो कि बेसिकली होगा एक इंटरफेस क्लास जो इसको एक्सटेंड करेगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये था, हमारे पास ये था। अब इसके बीच में मैं क्या बोल रहा हूं, एक और क्लास आ जाएगी जो कि है टोकन बकेट एल्गो विच वुड बी अ इंटरफेस। एंड इसके अंदर जो है हम ये दो वैल्यूज डाल रहे होंगे। एंड अब इस इंटरफेस को जो भी इंप्लीमेंट करेगा कि लेट से टोकन बकेट एल्गोरिथम कॉन्फ़िग 1, इसको भी नाम हम यहां पे ये दे देते हैं। और ये जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करेगा इस पर्टिकुलर टोकन बकेट एल्गोरिथम कॉन्फ़िग को। तो अब हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स यहां पे लिख सकते हैं। अब उससे फायदा क्या हुआ इसको ऐसे करने का, तो मैंने आपको ये बोला था कि हर एक स्कोप के अंदर कोई भी एल्गोरिथम यूज हो सकती है एंड उस एल्गोरिथम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी उसका कॉन्फ़िगरेशन यूज हो सकता है। तो इस वजह से इस इंटरफेस के अंदर हम दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, दो प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। दैट इज which algo you are using and another thing is which algo config you are using. राइट, नाउ अब हम यूजर पे चलते हैं। इसको भी मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी एक दूसरा कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। सो दिस इज द एल्गो दैट इज द enum that we have created. So this is the enum that we are using and this algo config is this abstract class. Now इस पर्टिकुलर यूजर स्कोप के अंदर सबसे पहले तो हमको चाहिए वो एल्गो कौन सी यूज होनी है, तो हम वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे लेट से हम टोकन बकेट यूज करेंगे। लेट से दूसरी फील्ड हमारी होगी एल्गो कन्फिग की। वो मान लो हम जो है ये वाली यूज कर रहे हैं।
इसके बाद हमको जो है हमारा गेट नेक्स्ट स्कोप डिफाइन करना है। तो लेट से इसके अंदर हमने बोल रखा है कि यहां पे जो है आप आईपी स्कोप को रिटर्न कर देना। मैं यहां पे एक अलग से फील्ड बना लेता हूं जिसके अंदर होगा आईपी, जिसके अंदर हम आईपी स्कोप पास कर देंगे बेसिकली। एंड इसके अलावा हमको जो है ये चेक लिमिट फंक्शन बनाना है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो जैसे हमारे पास ये एल्गो और ये एल्गो कन्फिग आ जाएंगे तो उससे हमको जो है उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैलिडेट फंक्शन कॉल करना होगा। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। सबसे पहले अभी तक हमने जो है किसी भी एल्गोरिथम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक इनम क्लास बना लिया था कि ये एल्गोरिथम्स है, और हमने एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना ली थी। इसके बाद हमको एक जो है इसके बाद एक जो है हमको एक उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए एक इंडिविजुअल क्लास भी लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर एक्चुअली में उसका लॉजिक लिखा जाएगा कि वो किसी भी एक रिक्वेस्ट को किस तरीके से वैलिडेट करता है। तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, एक रेट लिमिटिंग एल्गो इंटरफेस बनाते हैं। अब इस पर्टिकुलर इंटरफेस का क्या काम होगा, सिर्फ एक काम, वैलिडेट अ रिक्वेस्ट। ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे एक क्लास बनाई दैट इज द टोकन बकेट एल्गो, एंड ये जो हमारी रेट लिमिटिंग वाली क्लास है तो टोकन बकेट एल्गोरिथम उसको इंप्लीमेंट करेगा। अब इसके अंदर हमको ये पर्टिकुलर इंटरफेस यहां पे भेजना है। सो दिस विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके साथ साथ इसका करंट बकेट साइज भी होगा, और इसका जो है लास्ट रिफिल टाइम भी होगा, एंड ये जो है वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को। तो अब इस यूजर स्कोप से बेसिकली हमको इसका एक तो कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, तो अब जो है इस यूजर स्कोप से जब हम इस चेक लिमिट पे आएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस एल्गो कन्फिग से हमको कौन से एल्गोरिथम को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन दो क्रेडेंशियल से ये इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, एंड इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसके वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। राइट। तो हमारा काम क्या होगा कि लेट से वी हैव क्रिएटेड द एल्गो फॉर इट। राइट। अब उस एल्गो के कोरेस्पॉन्डिंग हम जो है ये वैलिडेट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो बेस्ट है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम वहीं से 429 रिटर्न कर देंगे। बट अब इस एल्गोरिथम को बनाए कैसे, एंड यहां पे तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस एल्गोरिथम को बनाना है। दूसरी चीज ये है कि हर एक यूजर के लिए ये जो यूजर स्कोप है वो अलग तरीके से चलना चाहिए।
लेट से हमारे पास दो रिक्वेस्ट आती है, एक आती है रिक्वेस्ट यूजर 1 से, दूसरी रिक्वेस्ट आती है यूजर 2 से। अब क्योंकि दोनों की दोनों रिक्वेस्ट जो है यूजर स्कोप से सबसे पहले पास होगी, अगर मैंने सेम एल्गोरिथम को यूज कर दिया तो वो यूजर स्कोप ही नहीं बचेगा, वो तो आपने ग्लोबल लेवल पे आप चेक करने लग गए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेट से अभी आपके जो टोकन बकेट की कॉन्फ़िगरेशन थी वो ऐसे कुछ थी कि अभी उसका करंट स्टेट ऐसा चल रहा है कि मैक्सिमम बकेट साइज 10 है, रिफिल रेट उसकी 5 है, और अभी करंटली उस बकेट में 3 टोकन पड़े हुए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वो किसी एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिस वजह से आपको हर एक यूजर के लिए डिफरेंट टोकन बकेट एल्गोरिथम को कॉल करना होगा। मतलब ये है कि हर एक यूजर के लिए एक सेपरेट टोकन बकेट एग्जिस्ट करता होगा एंड हमें उस पर्टिकुलर उस एग्जिस्टिंग बकेट को कॉल करना है इन ऑर्डर टू वैलिडेट अ रिक्वेस्ट, जिस वजह से हमको यहां पे एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप किस चीज का? एक तो यूजर की यूयूआईडी एंड उसकी एल्गोरिथम वो कौन सा यूज करता है। हैश मैप हमने बना लिया यहां पे, एंड अब यहां पे जो है हम इस हैश मैप को यूज करते हुए यहां पे उसकी एल्गोरिथम को निकालेंगे कि हम यहां से सबसे पहले रिक्वेस्ट से यूजर आईडी निकाल लेंगे एंड आफ्टर दैट हम चेक करेंगे इफ मैप कंटेन दिस यूजर आईडी और नॉट। इफ yes, then we simply call the algo dot validate। अगर नहीं then we create a token bucket, we put it inside the map and then do the same thing that we have done for the yes case। तो ये हमको करना होगा। नाउ इस अप्रोच में एक दिक्कत है, सोचो वो दिक्कत क्या है। दिक्कत है इस हैश मैप की। ये हैश मैप जो है वो कंकरेंसी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका जो एपीआई गेटवे आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें पैरेलल रिक्वेस्ट आ सकती है ना। मान लो दो यूजर की एक साथ रिक्वेस्ट आ गई, दोनों ने चेक लिमिट फंक्शन को हिट किया, दोनों की अंदर दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग मैप के अंदर कोई भी एल्गोरिथम परसिस्ट करता ही नहीं था, दोनों ने क्रिएट की एंड दोनों ने उसके बाद पुट की इनसाइड द मैप। अब इसमें क्या होगा, करंटली जो ये हैश मैप है ये कंकरेंसी सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर यूजर 1 ने मान लो एल्गो 1 को डाला एंड यूजर 2 ने एल्गो 2 को डाला, तो अगर दोनों के दोनों इंसर्ट ऑपरेशन एक साथ हो गए ना तो इस हैश मैप में सिर्फ एक ही वैल्यू डलेगी, जिस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैश मैप हम जो है यहां पे कंकरेंट हैश मैप यूज करेंगे। ये जो है इंश्योर करता है कि दोनों की दोनों वैल्यू डले उस हैश मैप के अंदर, गिवन डेट कि वो दोनों की दोनों रिक्वेस्ट जो है वो एक साथ आ गई है। ठीक है, तो ये था यूजर स्कोप का कोड एंड ये था हमारा टोकन बकेट एल्गोरिथम का कोड एंड ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। नाउ एक चीज हम और देख लेते हैं, हमको यहां पे एक फैक्ट्री क्लास भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको टोकन बकेट इनम एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल्गोरिथम डिजाइन करनी है, एक टोकन बकेट का ऑब्जेक्ट बनाना है।
तो इसके लिए हमको यहां पे एक एल्गो क्रिएशन क्लास बना लेता हूं मैं। इसका भी कलर चेंज करते हैं, कोई और कलर रखते हैं, ये रखते हैं इसका कलर। सो हेयर वी राइट कोड फॉर क्रिएटिंग रेट लिमिटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। हम्म, तो इसको मैं अभी डिजाइन नहीं कर रहा, ये तो बहुत सिंपल ही है, फैक्ट्री क्लास ही बनानी है, आपको आराम से बना लेना। यस, अब एक और चीज देख लेते हैं हम। यहां पे सिमिलरली एक जो है कॉपी ही कर लेते हैं इसको। 1 सेकेंड। हाँ, सिमिलरली हम यहाँ पे जो है आईपी स्कोप बनाएंगे, सब कुछ सेम काम करेंगे। मान लो यहाँ पे भी टोकन बकेट मान लो यूज होती है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन 2 यूज होती है, यहाँ पे जो है लेट से एपीआई स्कोप हम बोलेंगे कि नेक्स्ट स्कोप होगा इसका। एंड यहाँ पे भी हम जो है यहाँ पे जो यूयूआईडी है वो इस केस में आईपी एड्रेस हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एंड या सो इस तरीके से यहाँ पे हर एक स्कोप का हम कोड लिखेंगे। तो ये जो है इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो काफी ज्यादा एक्सटेंडेबल भी है ये सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आपको कोई डिफरेंट स्कोप अगर ऐड करना है तो सिंपली आप एक नई क्लास बनाओगे और वहां पे उसके क्रेडेंशियल्स को डाल दोगे। तो हम कोई भी एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। So that is open for extension but closed for modification. We are not modifying the existing classes but we are extending our solution. तो ये बात आप ध्यान रखना। एंड अब जो आते हैं हमारी सबसे मेन क्लास जो हमको बनानी है, दैट इज द एक्चुअल रेट लिमिटिंग क्लास, जो ये सब कुछ कॉल करेगी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये लाइंस बना लेते हैं, ये थोड़ी हाइड हो गई है, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो यूजर स्कोप एंड आईपी स्कोप है, इस स्कोप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, अब ये जो है हमारी रेट लिमिटिंग क्लास है, इसको थोड़ा ब्लैक कलर देते हैं। हाँ, यहां पे अब हमको क्या करना है, यहां पे बेसिकली सारी की सारी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले। एंड यहां पे हम जो है एक स्कोप डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्कोप है, एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डिफाइन करेंगे। तो अभी इसके अंदर अब हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैंने क्या बोला कि स्कोप पास करेंगे और रिक्वेस्ट पास करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे जो है सबसे इनिशियल स्कोप को पास करेंगे, दैट इज द यूजर स्कोप। एंड हमको जाना कहां तक है, ग्लोबल तक। सबसे पहले यूजर पे चेक करना है, फिर आईपी पे, फिर एपीआई पे, फिर ग्लोबल पे। मान लो हमने यहाँ पे यूजर पास किया, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस स्कोप के कोरस्पॉन्डिंग चेक लिमिट कॉल करना है। अगर ये ट्रू देता है तो हमको नेक्स्ट प्रोसीड करना है, बट अगर ये फॉल्स देता है तो हमको यही से ही
फॉल्स रिटर्न कर देना है और 429 एरर हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एंड अगर ये पास कर गया चेक लिमिट, तो अब हमको क्या करना है, हमको उस स्कोप के कोरिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्कोप को निकालना है, एंड उस नेक्स्ट स्कोप के कोरिस्पॉन्डिंग आपको जो है चेक फंक्शन कॉल करना है दोबारा से। तो इससे क्या हुआ, आप सबसे पहले यूजर पे आए, रिक्वेस्ट आपने दी, आपने चेक की लिमिट पास हो गई, आपने क्या बोला, यूजर के बाद कौन सा स्कोप है, ये वाला स्कोप है, नेक्स्ट स्कोप, दैट इज द आईपी। अब आपने जो है आईपी पास कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे आईपी आ गई और वो रिक्वेस्ट बॉडी आ गई। अब वो दोबारा से चेक करेगा लिमिट को बेस्ड अपॉन इट्स एल्गोरिथम, बेस्ड अपॉन इट्स आइडेंटिफायर, दैट इज द आईपी एड्रेस। वो सब कुछ चेक कर लेगा। चेक करने के बाद वो दोबारा से रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा और बोलेगा कि नेक्स्ट स्कोप क्या था, वो बोलेगा अरे भाई नेक्स्ट स्कोप तो जो है एपीआई था, तो सेम चीज दोबारा एपीआई के लिए फॉलो होगी। तो ऐसे ऐसे हम जाएंगे, फिर ग्लोबल पे जाएंगे, बट हमको पता है कि ग्लोबल के बाद कुछ भी नहीं है, तो हमने जो है नेक्स्ट स्कोप के अंदर पहले से ही नल डाला होगा, तो हम वो चेक भी लगा देते हैं कि अगर स्कोप जो है नल तक पहुंच गया है तो मतलब सब कुछ ठीक है, एंड यहां से ट्रू रिटर्न कर दो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिजाइन पूरा का पूरा। तो मैं एक बार दोबारा से फ्लो बता देता हूं कि रिक्वेस्ट आएगी यूजर की लेट से, वो चेक लिमिट पे कॉल करेगी, चेक लिमिट के अंदर हम सबसे पहले वो एल्गो निकालेंगे उस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो एल्गो के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बाद हम जो है इस वैलिडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। वैलिडेट ने पास दिया तो यहां से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, इसने ट्रू दिया तो इधर ट्रू आ जाएगा, अगर इधर ट्रू आ गया तो वो नेक्स्ट स्कोप को कॉल कर देगा। तो इस तरीके से हमको ये पर्टिकुलर डिजाइन बनाना है। अब इसके अंदर आपने कौन कौन से डिजाइन पैटर्न्स लगाए, सबसे पहला जो है वो है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आपने यहाँ पे चेन बना रखी है, एंड किसी भी एक चेन के पॉइंट के ऊपर अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वैसे सब कुछ रिटर्न हो जाएगा, वरना सिक्वेंशियली हम जो है नेक्स्ट पे जाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। इसके बाद आपने जो है स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न भी लगाया, क्योंकि आप जो है मल्टीपल एल्गोरिथम्स का यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हो। अगर यहाँ पे हमको एक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम भी लगानी होती तो हमको जो है यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है बस, एंड वो पर्टिकुलर क्लास को जो है इन स्कोप्स के अंदर इंजेक्ट करना है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे जो है इंटरफेस को पास कर रहे हैं, तो इंटरफेस को पास करने का फायदा ये होता है कि हम इसके अंदर उसके कोई भी चाइल्ड को यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी ही है, अगर कोई भी फंक्शन पेरेंट क्लास को एक्सेप्ट करता है तो उसके अंदर हम चाइल्ड को पास कर सकते हैं, जो कि लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। सो बेस्ड अपॉन द लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे जो है हमारा कोई भी एल्गोरिथम पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर न्यू एल्गोरिथम डालने से हमको कोई भी स्कोप के कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमको सिर्फ जब हम यूजर स्कोप हमारे मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे, कि यहाँ पे मान लो आपकी जो मेन क्लास है, अब इस मेन क्लास के अंदर आपको यूजर स्कोप क्रिएट करना है, उस टाइम पे बस आपको जो है बताना है कि आपको कौन सी एल्गोरिथम चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा कोड सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है एक्सटेंडेबल सॉल्यूशन बनाओगे। तो बेसिकली मेजरली दो डिजाइन पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहे हैं बेस्ड अपॉन द फीचर्स दैट वी हैव डिजाइन, दैट इज फर्स्ट इज द chain of responsibility principle, and the second is strategy, and the third one is the factory design pattern also. So अगर आप इतना भी आपके इंटरव्यू में बता दोगे तो काफी होगा। एंड इसके साथ साथ हमने कंकरेंसी वाला पार्ट भी देखा कि हमको कंकरेंसी यहाँ पे क्यों चाहिए, एंड ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैश मैप वर्सेस कंकरेंट हैश मैप, क्योंकि ये काफी ज्यादा आजकल पूछा जाता है SD2 के इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि हर एक जो है कंकरेंसी राउंड लेने चालू कर दिए है सबने। तो उसके अंदर जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है सेम टाइम पे और वो सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही होती है, तो उस टाइम पे रेस कंडीशंस बनती है, तो वो कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए। मैंने वैसे एक कंकरेंसी पे वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस इज ऑल अबाउट द रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम, एंड ये हमने जो है सारी की सारी एंटिटीज एंड क्लासेस देख ली है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड तो फिर चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे एल्गोरिथम के साथ। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय।